पब्बाराम बिश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। मेरा क्वेश्चन नंबर, प्रश्न तो छोटे होंगे, प्रश्न संख्या 449। प्रश्न तो छोटे होंगे पर विस्तृत उत्तर चाहूंगा। उत्तर आ गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाजरा खरीद वाला जो मुद्दा है उसके अंदर मेरा मंत्री जी से प्रश्न है आपके माध्यम से कि भारत के किस किस अन्य राज्यों में बाजरे की खरीद एमएसपी पर की जाती है और क्या प्रधानमंत्री जी के मोटे अनाज को श्री अन्न घोषित करने के व जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के बाद क्या बाजरे के मूल्य में वृद्धि हुई है और किस प्रकार की वृद्धि दर्ज हुई है, ये थोड़ा आप बता दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि बाजरे का जो इन्होंने समर्थन मूल्य में किन किन राज्यों में खरीद की जा रही है, तो भारत में गुजरात में खरीद की जा रही है, जिसमें 2024-25 में 936 किसानों से 3,818 मैट्रिक टन खरीद की गई। हरियाणा में 1,59,067 किसानों से 4,48,387 मैट्रिक टन खरीद की गई और बाजरे की, और उत्तर प्रदेश में 16,817 किसानों से 1,01,311 मैट्रिक टन खरीद की गई। माननीय सदस्य का ये प्रश्न है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के श्री अन्न योजना पर जोर देने के बाद, फोकस करने के बाद, क्या बाजरे के मूल्य में बाजार में किसानों को क्या भाव मिलने लगा है? तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि 2014 में बाजरे का समर्थन मूल्य था उस समय 1250 रुपये प्रति क्विंटल, 1250 प्रति क्विंटल, और 2024 में 10 साल में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में उसका बाजरे का समर्थन मूल्य 1250 से 2625 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और ना सिर्फ ये प्रति क्विंटल भाव समर्थन मूल्य का है, बल्कि बाजार में आज हम देख रहे हैं जिस तरह गेहूं का और जिस तरह बाजरे का समर्थन मूल्य से ज्यादा आम किसान को मिलने लगा है, वो इसी वजह से कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की डबल इनकम का फोकस किया और श्री अन्न का प्रोत्साहन किया, उससे बाजरे का बाजार भाव बढ़ा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वहाँ पर मेरे क्षेत्र में मूंगफली उत्पादन जबरदस्त होता है। पूरे राजस्थान में एक ही जिला जिसमें सबसे ज्यादा होता है। तो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा 25 क्विंटल के स्थान पर इस बार 40 क्विंटल खरीदने का जो आदेश निकाला, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रश्न करता हूँ कि आपने तीसरी बार खरीद के लिए जो डेट बढ़ा करके सारे पंजीकृत किसानों का जो मूंगफली वो खरीदवाने का काम किया, अप्रत्याशित, आपको बधाई देता हूं इसके लिए भी। उसके साथ भी मेरा प्रश्न है, प्रश्न पूछो। मेरा प्रश्न है कि इसमें विशेष करके जो देरी इसलिए हो रही है कि वेयर हाउसेज की कमी है, देरी इसलिए हो रही है कि बारदाना नहीं आ रहा। प्रश्न पूछो। तो क्या सरकार भविष्य में जो कृषि जिन्स खरीदने हैं जैसे राइडा और ये आपके गेहूं इस खरीद करके उसको स्टोरेज करने के लिए, वेयर हाउसेज अधिक बढ़ाने के लिए और बारदाने की उपलब्धता समय पर करवाने का आश्वासन देती है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बिल्कुल किसानों के बिल्कुल हित में कि इन्होंने कहा मूंगफली में जो बारदाने की दिक्कत आई कि पहली बार ऐसा हुआ कि बाजार में मूल्य और समर्थन मूल्य में 2500 रुपए का फर्क था और 1 लाख रुपए प्रति किसान को लाभ मिला। इस वजह से बारदाने की डिमांड ज्यादा हुई, जितना हमारा लक्ष्य था उससे ज्यादा मूंगफली सरकार के पास आई। पर मैं आश्वस्त करूंगा कि ना बारदाने की कमी आएगी, ना माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह 25 से 40 क्विंटल करा और जिस तरह 3 बार तारीख बढ़ाई, किसानों के हित के लिए सरकार हमाशा तैयार है और भी जो हित में निर्णय होंगे सरकार लेती रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पर पिछले 5 सालों में मूंगफली की खरीद 1 लाख क्विंटल हुई है और आपने इसी साल में 5 लाख क्विंटल आपने खरीद करके जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो? धन्यवाद। ये प्रश्न श्री गोवर्धन। प्रश्न संख्या 452। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 कृषि उपज मंडी समिति सीकर में भूखंडों का आवंटन अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 कृषि उपज मंडी समिति सीकर में मार्च 2019 से मार्च 2024 तक
25 भूखंडों तथा एक निर्मित दुकान में गोदाम का आवंटन किया गया है। आवंटन के आधार एवं आवंटी के संबंध में विवरण परिशिष्ट बी पर संलग्न है। खंड 3। जी हाँ, वर्तमान में कृषि उपज मंडी समितियों में भूखंड आवंटन के लिए अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 के अंतर्गत अनुज्ञा पत्रधारी व्यापारी वर्ग एवं कृषक वर्ग हेतु आरक्षित भूखंडों में 28% भूखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान है। खंड 4। वर्तमान में व्यापारियों द्वारा भूखंड आवंटन की मांग नहीं होने के कारण मुख्य मंडी प्रांगण सीकर में आवंटन प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 2019 से लेकर 2024 तक जो दुकानें या भूखंड या गोदामों के लिए जो जगह आवंटन की गई थी, उसमें आपके पास में कितने फार्म आए थे, कितने फार्म स्वीकृत किए गए और कितने को अस्वीकृत किए गए, और दुकानों का आवंटन किस प्रकार से आपके द्वारा किया गया, यह मेरा आग्रह रहेगा। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 220 आवंटन चिन्हित दुकानों हेतु प्राप्त हुए थे, जिसमें 4 आवंटन निर्मित दुकान हेतु गोदाम के लिए 31/3/2003 को आवंटन समिति द्वारा, जिसमें 65 भूखंड एवं एक निर्मित दुकान में गोदाम का आवंटन किया गया, जिसमें द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरण में निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्धारित आरक्षण दर अनुसार पद्धति से लॉटरी पद्धति से किया गया, जिसमें 22 दुकान फल सब्जी मंडी में, एक गोदाम का दुकान कम गोदाम और 43 दुकानें अनाज मंडी में नियमानुसार किया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने कहा है कि इसमें एससी और एसटी के लिए 2005 के अनुसार प्रावधान के अनुसार 28% इसमें आरक्षण दिया गया है, तो उसमें एससी और एसटी के लिए कितने फार्म आपके पास में आए, कितने को स्वीकृत किया, कितने को अस्वीकृत किया, और क्या आवंटन होने के बाद में भी उसको निरस्त किया गया? इसमें मतलब कई अखबारों में कई जगह ऐसे मीडिया के माध्यम से बात भी सामने आई कि इसमें धांधली की गई, तो उस समय क्या इसमें धांधली की गई? यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे क्या? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, फल सब्जी मंडी में जो 22 दुकानें आवंटित की गई, उसमें अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग में 2 भूखंड दिए गए और अनुसूचित जनजाति महिला कृषक वर्ग में 1 भूखंड का आवंटन किया गया। साथ में जो अनाज ब्लॉक है, उसमें अनुसूचित जाति महिला कृषक वर्ग से 2 और अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग से 1 का आवंटन किया गया। नियमानुसार सारा आवंटन किया गया। फिर भी माननीय सदस्य को कहीं लगता है तो उसमें यदि आप लगता है तो आप जरूर कहिए, उसमें हम जांच करा देंगे। और 1 भूखंड है जो निरस्त किया गया अनुसूचित जनजाति महिला का, जिसका श्रीमती सुनीता का, जिसमें कारण ये कि वो फतेहपुर में मंडी के अंतर्गत क्षेत्र में आती है, और जब उन्होंने आवंटन किया था तब वो सीकर मंडी के अंदर आते थे। शादी के बाद उनका क्षेत्र वो हो गया, तो इसलिए उनका आवंटन इस वजह से निरस्त किया गया। अगला प्रश्न श्री 458। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1। जिला चित्तौड़गढ़ में विगत 5 वर्षों में मंडल द्वारा हिताधिकारियों की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना के 1579 आवेदनों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 885 आवेदन स्वीकृत किए गए। 694 आवेदन योजना के लिए वांछित पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए। विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2। जिला चित्तौड़गढ़ में आवेदन ऑनलाइन जो प्राप्त हुए, उनमें से 885 आवेदन स्वीकृत किए गए, 694 आवेदन निरस्त हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर समाहित है। खंड 3। उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 31 दिसंबर 2024 तक छात्रवृत्ति के 7,253 आवेदन लंबित हैं। विगत 3 वर्षों में सरकार द्वारा श्रमिक छात्रवृत्ति के 1,52,547 आवेदनों का निस्तारण किया गया है, जिनमें से 84,837 आवेदन स्वीकृत, 60,457 आवेदन अस्वीकृत एवं 7,253 आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदनों का वरीयतानुसार पात्रता के आधार पर निस्तारण कर दिया जाएगा। उदयपुर संभाग के विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि चित्तौड़गढ़ जिले में विगत 5 वर्षों में
दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने की दिशा में 1589 आवेदन आए और 885 स्वीकृत जो 694 को आपने अस्वीकृत कर दिया। क्या मंत्री महोदय ये बताएंगे कि 694 आवेदन जो अस्वीकृत किए गए उन्हें किस आधार पर अस्वीकृत किया गया? क्या अस्वीकृत आवेदनों में निकाली गई त्रुटियों को सुधारने का अवसर आवेदकों को प्रदान किया जाता है? यदि हाँ तो मुझे बताएं कैसे किया जाता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण को बताना माननीय चाहूंगा। सदस्य 10 बार कहा प्रश्नकाल में अपनी सीट पे बैठा करो, पहले वहां फिर यहाँ, मतलब ये सारा घूमना फिरना। मैं इधर भी टोकता हूँ, ऐसा कौन घंटे में ऐसा कौन सी अर्जेंसी आ गई? माननीय अध्यक्ष जी, योजना आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण है कि न्यूनतम 90 दिन का निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य प्रमाणित न होना, दूसरा प्रस्तुत नियोजन प्रमाण पत्र का सत्यापन के दौरान गलत पाया जाना, तीसरा वांछित दस्तावेजों का योजना अनुसार उपलब्ध नहीं करवाया जाना। माननीय सदस्य का अगला प्रश्न की भाई उसमें आवेदन निरस्त होने पर क्या प्रक्रिया, उस पर अपील की जा सकती है। जिला अधिकारी जैसे श्रम कल्याण अधिकारी सहायक उप संयुक्त श्रम के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है यदि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है तो। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या सही है कि मृत्यु एवं घायल सहायता योजना एवं शिक्षा कौशल विकास योजना में दी जाने वाली सहायता एवं छात्रवृत्ति के स्वीकृत आवेदनों में कई आवेदकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया? क्या सरकार ऐसे अस्वीकृत आवेदनों को चिन्हित कर उन्हें भुगतान करने और अस्वीकृत आवेदनों पर पुनरावलोकन कर शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा बात सही है। इसमें काफी लोगों का जो सहायता राशि उसमें वंचित रही है। जैसे मृत्यु सहायता योजना है उसमें 50% सहायता डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, और 50% जो नॉमिनी है उसके एफडी की जाती है। पर विगत 3 वर्षों में एफडी की राशि सरकार द्वारा नहीं जमा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में ये बात आया, उन्होंने निर्देश किया अगले 1 सप्ताह में जो 5000 से अधिक हिताधिकारी हैं उनके सबके खाते में एफडी की राशि जारी कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है कि जिला उपश्रम कार्यालय चित्तौड़गढ़ में लंबे समय से अधिकारी नहीं है? लंबे समय से अधिकारी नहीं होने से तो हो गए, संतोलो यार उसी में है। अरे आपके काम का भी है, अरे पूरे राजस्थान का पूछ रहा हूँ। अधिकारी नहीं होने से श्रमिकों की विभिन्न, ये सब कांग्रेस के राज में जो भुगतान नहीं हुए प्रश्न पूछ रहे पिछले हैं। सालों में, क्या संबंधित अधिकारी जो खाली पोस्टें पड़ी है उसको भरकर उनका भुगतान आप करेंगे? ये पूछ रहा हूं। माननीय एक लाइन में सदस्य, उत्तर दे आपने दो। संज्ञान में जो माननीय विषय जी। है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और चित्तौड़ के संबंध में ये क्वेश्चन है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसकी स्थिति है। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि इसके अंदर जो आवेदन लंबित हैं, जिनके स्वीकृत हो गए, पैसे नहीं डले, तो वो पैसे आप कब तक डाल देंगे, कब तक भुगतान हो जाएगा? मैं आपको छात्रवृत्ति के भी और अन्य भी। राजू उत्तर देना। छात्रवृत्ति के, जैसे मैंने मृत्यु सहायता योजना का बताया, उन 5000 हिताधिकारी उनमें तो इस सप्ताह में डाल दिया जाएगा। और जो आपने छात्रवृत्ति का कहा उसमें जो 7253 ही आवेदन लंबित है उनमें भी शीघ्र सरकार राशि डाल दी जाएगी। और यह मुझे बताते हुए खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2024 को एक साथ 2,15,000 श्रम विभाग के विभिन्न योजना में लोगों को लाभान्वित राशि जारी की सुरेंद्र गई। सिंह राठौड़। अगला प्रश्न है शत्रुघ्न गौतम। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 455। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। खंड 1, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदंड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची 1 में उल्लेखित 32 समावेशन श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी की पात्रता होने एवं निष्कासन मानदंडों के अंतर्गत नहीं आने पर अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदंड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 की अनुसूची 1 की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के क्रम में चयनित परिवारों लाभार्थियों के राशन कार्डों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी करवाई जा रही है तथा माह नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार गिव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित सक्षम व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए प्रेरित
किया जा रहा है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने हेतु दिनांक 26 जनवरी 2025 को पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु वर्तमान में 5,831 आवेदन लंबित है। लंबित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण जारी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,61,960 के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थान के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु कार्रवाई जारी है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो खाद्य सुरक्षा योजना में पूर्ववर्ती सरकार ने अपात्र लोगों के बहुत बड़ी संख्या में नाम जोड़े गए और जो पात्र लोग थे उनके नाम नहीं जोड़े गए, तो कुछ सरकारी कर्मचारी बनने के बाद भी उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना में चल रहे हैं। उनका वेरिफिकेशन राजस्थान में पूरे राज्य में करने का विचार रखते हैं। इस जवाब में जो मैंने कहा था उसमें ये उल्लेख नहीं किया गया कि अपात्र लोगों को के लिए क्या कार्रवाई सरकार मंशा रखती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे अपात्र लोग जो सरकारी कर्मचारी बन गए, उन्हें फिर भी अपने स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र देके नाम कटवाने का काम नहीं किया, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की इच्छा रखती है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार बनती सबसे पहले आम जनता में फायदा मिले, जो भी वंचित है उनको जोड़ा जाए और जो सक्षम लोग हैं वो सूची से बाहर हैं, उसी को देखते हुए गिव अप अभियान चलाया गया। और उसमें मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज की तारीख में 14,27,000 लोगों ने। माननीय सदस्य प्रश्नकाल को तो रहने दिया करो, दिन भर अपने पास समय, यहाँ से वहां से यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, 14,27,820 व्यक्तियों ने जो सक्षम है उन्होंने स्वेच्छा से गिव अप अभियान के तहत छोड़ा है और उसमें और भी लोग लगातार निरंतर आ रहे हैं। और माननीय सदस्य केकड़ी शरण सदस्य का प्रश्न कि अपात्र लोग जोड़े गए, बिल्कुल ये बात सही है कि काफी इसमें अपात्र लोग हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथ ही साथ विभाग द्वारा लगातार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, हर जिले में नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जो भी सक्षम व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा रहा है वो अपना स्वेच्छा से नाम हटाए। सरकार लगातार नोटिस से लगातार कार्रवाई की जाएगी, जो गरीब वंचित है उसको जोड़ा जाएगा और सक्षम है उसको बाहर किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि गिव अप अभियान चला के और जो पात्र लोग थे जिस अभियान इससे रह गए थे, इस योजना से वंचित रह गए थे, उनको जोड़ने का काम सरकार कर रही है। और मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो माननीय मंत्री महोदय, ये कब तक इनको जोड़ दिया जाएगा, कब तक इन अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों को लाभ मिलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, जब से कल खोला है 26 जनवरी से मुझे बताते हुए हर्ष है 13,51,253 नए लाभार्थी जोड़ दिए गए हैं, जिसमें आपके केकड़ी का ही बता रहे हैं, जिसमें आपके केकड़ी क्षेत्र से भी 2314 लोगों को जोड़ दिया गया और लगातार लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। एक भी राजस्थान में हम वंचित नहीं रहने देंगे, सबको इस खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है